गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट जो अपना क्लास थी इसमें हमने टेंस के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ी थी और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू ही नहीं किया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। चलिए आज इसको शुरुआत करते हैं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसके बेसिक रूल्स की। बात करते हैं बेसिक रूल्स, यानी कि आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक रूल्स के बारे में नहीं जानता हो, फिर भी पढ़ना तो जरूरी है बेसिक रूल्स को। अगर अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने हिंदी पहचान वगैरह तो बताई नहीं। अरे वो सब बीती हुई बातें हैं, यानी वो तब की बातें हैं जब अब हम कक्षा 4, 5, 6 में पढ़ते थे। वो कुछ नहीं है। वी आर लर्न टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक रूल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सेंटेंस आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अगर अपन अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जिसको अपन साधारण वाक्य बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये रहता है। हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब का सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं कब, जब कर्ता प्लूरल हो, या फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज तब करना है जब दिए गई वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, या फिर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब दी गई वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। चलिए बेसिक पे बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, वी राइट ए लेटर। इजी सा वाक्य लेते हैं, वी राइट ए लेटर या फिर राइट्स ए लेटर। आपको बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। आप डेफिनेटली इस बात को समझ रहे हैं कि वी, क्योंकि सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का प्रयोग अपन नहीं करते, सीधा सा रूल है। अगर ये जो दी गई सेंटेंस की वर्ब है, ये दोनों ही वर्ब है, राइट और राइट, ये इसका सब्जेक्ट है। अगर दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। हमें पता है कि जो वी है वो प्लूरल प्रोनाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और बेसिक रूल्स में हमने बात की थी कि जो वर्ब है वो मूल अवस्था में प्लूरल होती है, उसके साथ अपन एस या ईएस का प्रयोग करके उसका कौन सा रूप प्राप्त करते हैं, सिंगुलर रूप प्राप्त करते हैं। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर राइट से नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा, वी राइट ए लेटर। चलिए दूसरा एक क्लोज और में लेता हूं कि लाइक या लाइक, शी लाइक या लाइक बनानाज। शी लाइक या लाइक बनानाज। आपको मुझे बताना है कि कौन से वर्ब का अपन यूज करें ताकि ग्रामेटिकल दृष्टि से सेंटेंस क्लियर हो जाए। अगर अपन बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि अगर दी गई वर्ब का, देखिए जो सेंटेंसेस की ये वर्ब है, ये जो वर्ब है, अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा कि सर इसमें यूज होगा लाइक का, क्योंकि इसमें लाइक का प्रयोग अपन नहीं कर सकते। चलिए सिंपल स्ट्रक्चर के 3-4 एग्जांपल आपको देता हूं मैं, चिंता मत कीजिए। सिंपल टू डिफिकल्ट, धीरे धीरे हम उन सेंटेंस की तरफ भी जाएंगे, उन एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे जहां से ज्यादातर प्रश्न पुटअप होते हैं, लेकिन जब जीरो लेवल से पढ़ते हैं तो इन चीजों को पढ़ाना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट में 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको ये कंफर्म करना है कि इसमें कौन सी वर्ब आने वाली है। मैंने लिखा राम as well as Hari, Ram as well as Hari a novel, a novel। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ही आपको निर्माण करना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैंने एक ऑप्शन दे दिया राइट, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया राइट, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने राइटिंग, और फोर्थ ऑप्शन मैंने दे दिया नन, यानी कि इनमें से किसी भी वर्ब का यूज नहीं होगा।
यानी कि बेसिक रूल्स की बात करें, सिंपल सेंटेंस की बात करें, आप मुझे बताना है कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना चाहूं तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब का यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ जरूरी होता है कि हम सब्जेक्ट की बात करें कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। देखिए इसमें एक तो सब्जेक्ट नाउन हमको दिया है राम, क्या दिया है, राम दिया है। दूसरा सब्जेक्ट हमको क्या दे दिया, हरि दे दिया। ये दोनों ही नाउन है, दोनों ही क्या है, नाउन है। अब आपको मुझे बताना है एज वेल एज का प्रयोग किस रूप में हुआ है, कंजक्शन के रूप में हुआ है। जब दो सिंगुलर नाउन को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो आपको मुझे बताना है कि उस नाउन फ्रेज को प्लुरल माने या सिंगुलर माने। आपको कंफर्म पता है अगर प्लुरल मानेंगे तो वर्ब भी प्लुरल आएगी, सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आप कहो कि सर राम एंड हरि एज वेल एज, चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। जब दो नाउन को एज वेल एज कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो नेक्स्ट जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। किस वर्ब के नाउन के अनुसार आती है, फर्स्ट के अनुसार आती है। तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ, राम हुआ, और राम सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ प्लुरल वर्ब नहीं आ सकती, आईएनजी तो आ ही नहीं सकता, तो अपने क्या बच गया, राइट बच गया। राम एज वेल एज हरि राइट्स ए नोवेल। इस प्रकार इसके सिंपल स्ट्रक्चर के द्वारा अपने कितने ही वाक्यों को लिख सकते हैं। चलिए फटाफट दो एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैंने दिया द पीपल स्पीक या स्पीच, पीपल स्पीक या स्पीच इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि संपूर्ण संसार में लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। आपको राइट पे मार्क करना है कौन सा जो वर्ब अपन लेंगे। सेकंड लेते हैं हरीश पनिश या पनिशीज साहिल और हिज फॉल्ट, कि जो हरीश है वो साहिल को उसकी गलती के लिए उसको क्या देता है, सजा देता है। दो एग्जाम्पल के द्वारा आप मुझे बताएंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपको क्लियर करना है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, कौन सी वर्ब आने वाली है। आप डेफिनेटली कहेंगे सर द पीपल तो प्लुरल नाउन है, और प्लुरल नाउन के साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी, मींस स्पीक्स नहीं हो सकता। हरीश पनिश या पनिशेस साहिल फॉर हिज फॉल्ट, कि जो हरीश है वो साहिल को उसकी गलती के कारण क्या देता है, उसको सजा देता है, पनिश देता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको नाउन लेना है, वर्ब लेना है, हरीश के अकॉर्डिंग लेना है। और हरीश कौन सी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और पहचान कीजिए इसमें वर्ब सिंगुलर कौन सी है। आप कहेंगे सर पनिश तो मूल अवस्था में प्लुरल नाउन है, इसमें किसका यूज हो जाएगा, पनिशेज का हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो बेसिक अपन बात कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहता है। 2 नंबर में बात करें अपन नेगेटिव स्ट्रक्चर की, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में जो सिंपल सेंटेंस है उसमें अपन साइक्रिया नहीं लगाते, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमको नोट लगाने के लिए साइक्रिया लगाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो हम इसकी साइक्रिया का भी यूज करना पड़ेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमको क्या देना पड़ता है, साइक्रिया देना पड़ता है। और साइक्रिया इसमें एक तो आती है डू, और एक क्या आता है, डज आता है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट देना होता है, उसके बाद जो भी चीजें आ रही है सबकी सब हमको लिखनी पड़ती है। अब हम थोड़ा सा इस मैटर को क्लियर कर लेते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो करना होता है वो एचवी के साथ होता है, साइक्रिया के साथ होता है, साइक्रिया के साथ अपन यूज करेंगे। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगाया था, उसको मैं फिर से दोबारा लगा देता हूँ। यानी कि डोंट के तुरंत बाद किसके, डू के तुरंत बाद किसका यूज करना होगा, नोट का यूज करना होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अन्य चीजें आती जाएंगी। अगर आपको दिए गए वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो डेफिनेटली किस क्रिया के साथ एस जुड़ा है, टच के साथ जुड़ा ये आएगा। अगर ये सब्जेक्ट हमको प्लुरल मिलता है इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। जैसे मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, आई डोंट या डजंट लाइक, आई डोंट या डजंट लाइक, आई डोंट या डजंट लाइक एनी of these books,
इन पुस्तकों से मुझे एक भी पुस्तक क्या नहीं है, पसंद नहीं है। आपको मुझे बताना है डोंट आएगा या डजंट आएगा। अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो दिया गया नाउन या प्रेनाउन है, अगर वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और सिंगुलर में हमको क्या मिलता है, एस या ईएस मिलता है, तो वो तो डजंट हुआ। अगर प्लूरल हो तो फिर क्या आएगा, डोंट आएगा। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर आई को प्लूरल माना जाता है और आई के साथ क्या आना चाहिए, डोंट आना चाहिए। आई डोंट लाइक एनी बुक ऑफ दीज, आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज बुक्स। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। मैंने लिखा साहिल साहिल doesn't write या don't write a story। आपको क्लियर करना है साहिल के साथ डजंट आएगा या डोंट आएगा। अगर अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर जो साहिल है वो साहिल किस प्रकार की नाउन है, साहिल है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ किस प्रकार की वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर का ही होता है। जो दो वर्ब हमको दी है, मेन जो वर्ब है वो डू है, इसके साथ ई एस लगाकर इस वर्ब को क्या बनाया गया है, सिंगुलर बनाया गया है। किसके लिए, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो इस सेंटेंस में साहिल डोंट वाला जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, और इसमें सही स्ट्रक्चर क्या रहेगा, साहिल डजंट राइट ए स्टोरी। इस प्रकार इसके जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं वो बनते जाएंगे। चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जो इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वो होते हैं जो WH फैमिली से शुरू होता है, बिलोंग करता है। जो प्रश्नवाचक वाक्य WH फैमिली से शुरू होगा उसके मिडल में हमको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। जो सेंटेंस अपन साइक्रिया से शुरू करते हैं उसके प्रारंभ में हमको डेफिनेटली क्या मिलता है, क्या मिलता है। अगर हमको साइक्रिया से कोई क्वेश्चन शुरू करना हो जिसको दूसरा नाम यस या नो टाइप क्वेश्चन भी होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको HV साइक्रिया लिखनी होती है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अन्य चीजें आएंगी वो चलती जाएंगी। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा डू यू रीड ए बुक, या फिर डू की जगह मैं लिख देता हूं डज यू रीड ए बुक। आपको मुझे बताना है कौन सा जो सेंटेंस है वो क्लियर है। आप डेफिनेटली कहेंगे सर कि अगर हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो करना है वो अब किसके बीच में करना है, HV और इस नाउन या प्रोनाउन के मध्य करना होता है। अगर ये आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखिएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो HV और सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो यू कौन सी नाउन है, प्लूरल है। प्लूरल है इट मींस क्या नहीं हो सकता, डज यू का प्रयोग नहीं हो सकता। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे डू दे प्ले या डज दे प्ले। आपको मुझे बताना है इसका कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्यों है। आप डेफिनेटली कहेंगे सर जो वर्ब है डू और डज, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उसको हमें देखना है। दोनों में दे है, अगर दे है तो किस प्रकार का प्रोनाउन, ये प्लूरल है और इसके साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और प्लूरल आनी चाहिए तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, डज का यूज नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, डू का करेंगे। डू दे प्ले क्या वे खेलते हैं। ये बात हुई हमारी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो साइक्रिया से शुरू होते हैं, एक्सोरिज वर्ब से शुरू होते हैं। अगर अपन बात करें WH वर्ड की, WH फैमिली की, तो WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर रहता है वो WH वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद हमको क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और चलता रहता है पूरा। लास्ट में प्रश्नवाचक क्या आता है, वाक्य आता है। सपोज दैट मैं 3 वाक्य लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा जो क्लोज है वो सही है और कौन सा गलत है। गलत है तो क्यों है। वाई डू यू ट्राई,
वाई डू यू क्राई, वाई डज यू क्राई, वाई डू यू क्राइंग। यानी कि टाइम प्लस एक्शन, जो हमारी HV है वो टाइम बताएगी और जो मैन वर्ब है वो क्या बताएगी, एक्शन बताएंगी। तीनों क्लोज की बात करें तो कौन सा क्लोज इसमें स्टिक बैठता है, कौन सा सही है। अगर पहले की बात करें, देखिए वाई डू यू क्राई, तो आप देखें तो इसमें जो HV है वो डू दिया है और प्रोनाउन क्या दिया है, यू दिया है, जिसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, और वर्ब क्या है, क्राई है। आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो अगर प्रोनाउन प्लूरल रूप में है तो डू आया, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यू के साथ आप क्या नहीं लगा सकते, डज नहीं लगा सकते। और इसमें डू या डज के साथ अपन वर्ब के साथ क्या नहीं लगा सकते, ING नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कहता है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग आनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आनी चाहिए, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है। तो इस प्रकार अगर इसका बेसिक की बात करें तो बेसिक के 3 स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं इसकी। यानी कि अब वो चैप्टर इसका अध्याय शुरू हो रहा है, अब वो अध्याय शुरू हो रहा है जहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इंडेफिनाइट टेंस। आप ये भी कह सकते हो कि सर जब पिछले वाले से प्रश्न पुटअप नहीं होते क्या, जो बेसिक आपने बताए, डेफिनेटली होते हैं, क्यों नहीं होते, उसी से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब जिस एप्लीकेशन की अपन बात करेंगे उसमें से पूछे जाते हैं। चलिए पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं अपन। पहला है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट, अगर कोई भी आपको विज्ञान का तथ्य मिलता है तो उसमें डेफिनेटली कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, इट मींस उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल कहता है वाटर बॉइल या बॉइल्स, आपको बताना है सही कौन सा है, वाटर बॉइल या बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पानी है वो कितने पे उबलता है। दूसरा वाटर फ्रीज या फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दो सेंटेंस मैंने डाले, दोनों के दोनों विज्ञान के तथ्य हैं, साइंस के फैक्ट हैं। साइंस कहती है कि जब किसी भी वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा तो वो पानी क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। जब 0 डिग्री चला जाएगा तो वो पानी क्या करने लगेगा, जमने लगेगा। दोनों साइंटिफिक फैक्ट हैं। और साइंटिफिक फैक्ट में याद रखिएगा हमेशा कौन सी टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि मेरे को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी बच्चों क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वाटर किस प्रकार की नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी, मटेरियल जो अनकाउंटेबल नाउन है, लिक्विड है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। क्या वॉइल सिंगुलर है, नहीं, वॉइल है वो प्लूरल वर्ब है, सॉरी वॉइल प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर क्या हुआ, बॉइल। जो इसका सही आंसर क्या होगा, बॉइल्स। अगर पानी के जमने की बात करें तो फ्रीज सही है, फ्रीजीज। आप डेफिनेटली कहेंगे सर इसका फ्रीजीज वर्ड है वो बिल्कुल सही है। चलिए एक दो एग्जांपल इसके और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, वुड फ्लोट या फ्लोट्स ओवर वाटर, की जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, यानी कि पानी के ऊपर लकड़ी हमेशा क्या करती है, तैरती है। तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, डेफिनेटली क्लियर सही है। अगर ये हुआ तो फिर स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब प्लूरल हो तो सॉरी नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो वुड तो एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो फ्लोट आएगा, फ्लोट जो होगा। आपको सर इसमें कोई एडवर्ब तो नहीं दिया, एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने एक वर्ड बोल दिया साइंटिफिक फैक्ट। ये तथ्य जो विज्ञान के अकॉर्डिंग
यूनिवर्सल होते हैं, हमेशा सत्य ही बातों को शो करते हैं, जैसे लकड़ी का तैरना, पानी का जमना, पानी का उबलना, ये सब साइंटिफिक फैक्ट है और इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या सिर्फ इसमें सिंपल सेंटेंस ही आता है, क्यों नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे सेंटेंस दिया, वाटर एंड ऑयल डोंट या डजंट मिक्स, कि पानी और तेल क्या नहीं करते, मिलते नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। विज्ञान के तथ्य ये है कि पानी और तेल को अगर आप कितना भी कर लो वो दोनों मिलेंगे नहीं। तो इस सेंटेंस में अगर अपन बात करें तो डोंट आने वाला है, डजंट आने वाला है आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया तो कौन सी नाउन बनी, प्लूरल नाउन का रूप धारण कर लिया तो वह भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो डजंट का यूज नहीं करके किसका करेंगे, डोंट का करेंगे। वाटर एंड ऑयल डजंट मिक्स, कि पानी और वो तेल है वो मिलते नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर एंड ऑयल डजंट डिजॉल्व, मिक्स की जगह डिजॉल्व वर्ड का भी प्रयोग हो सकता है, डिजॉल्व। तो चलिए इस प्रकार जो साइंटिफिक फैक्ट जितने भी हैं सबके सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। चलिए 2 नंबर एप्लीकेशन की बात करते हैं। 2 नंबर एप्लीकेशन कहती है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ सर्व सत्य कथन, वो घटनाएं जो हमेशा से कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, वो एक्शन हमेशा उस काल में क्या है, सत्य है। जैसे मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता था, बिल्कुल नहीं कह सकता था, कल भी हुआ था, आज भी और आगे भी होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाले, उनको हमेशा कौन से में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। चलिए फटाफट आपके सामने में एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे द सन राइज या राइजिज, राइज या राइजिज, अराइज या अराइजिज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट एंड सेट या सेट इन द वेस्ट। एक लंबा चौड़ा वाक्य। सूर्य पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है, और पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। आपको मुझे बताना है कौन सी वर्ब का यूज होना है। अगर अपन वर्ब की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है। पहले एक को क्लियर कर लेते हैं। अब वर्ब 2 होती है जी, राइज, रोज, राइजन, अराइज, अरोज, अराइजन। दोनों वर्ब में बड़ा डिफरेंस है, अंतर सिर्फ एक का है, अंतर सिर्फ एक का है। कौन सी वर्ब का अर्थ होता है उदय होना, राइज या अराइज, राइज का होता है। राइज का मतलब होता है किसी भाव का क्या हो जाना, बढ़ जाना, या फिर पानी की जो वाष्प, जो वेपर भाप वगैरह, उसका क्या करना, ऊपर उठना। तो यहाँ सूर्य उदय होने की बात हो रही है, तो अपन राइज वाले को तो ले ही नहीं सकते। तो हमारे पास क्या बचा, राइज या राइजिज बचा। ऑप्शन है वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो क्या आना है, राइजिज आना है। देन सराइजिज इन द ईस्ट एंड सेट आएगा या सेट जाएगा इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो बात तो, नाम तो सूर्य ही हुआ ना, इसमें क्या आ जाएगा, सेट जा जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस प्रकार जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्य हैं सबके सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, द पोल स्टार, द पोल स्टार साइन या साइंज, साइन या साइंज या सोन इन द नॉर्थ। क्या कह रहा है सेंटेंस, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में क्या करता है, चमकता है। सही पे आपको टिक मार्क करना है। 2 नंबर देखिए, दूसरा सेंटेंस कहता है डॉग्स बार्क या बार्क एट नाइट, कुत्ते रात्रि को क्या करते हैं, भौंकते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, द सन शाइन्स या शाइन इन द स्काई, सूर्य आसमान में क्या करता है, चमकता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, द मून शाइन या शाइन्स
एट नाइट, चंद्रमा रात्रि को क्या करता है, चमकता है। तारे हैं वो रात्रि को क्या करते हैं, चमकते हैं। सब के सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सर यूनिवर्सल ट्रुथ इतने ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। आपको सोचना है कि जो एक्शन प्रेजेंट टेंस की बात हो रही हो, पास्ट की हो रही हो, फ्यूचर की हो रही हो, हमेशा वो यूनिवर्सल है, सर्व शाश्वत है। जो कथन वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। चलिए इन एग्जाम्पल की बात करते हैं। पोल स्टार होता है बच्चों ध्रुव तारा। ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में क्या करता है, चमकता है। पहले भी चमकता था, आज भी चमकता है, आने वाले समय में भी क्या करेगा, चमकेगा। चाहे हम लोग रहें या नहीं रहें, ध्रुव तारा तो सदियों से चमकता और क्या करता रहेगा, चमकता ही रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पोल स्टार सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा साइंज। डॉग्स बाग या बाग एट नाइट की कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं, कौन सा लेंगे, डॉग्स प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लेंगे। द सन शाइन्स या शाइन इन द स्काई, सूर्य आकाश में चमकता है, साइंस लेंगे। द मून शाइन या शाइन्स एट नाइट, साइंस लेंगे। चलिए एक सेंटेंस आपको और मैं और बताता हूं। चलो एंड स्टडी विन या विंस द रेस, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। अब बच्चों एंड से मात नहीं खाना है यहाँ पे, ये बात तो सही है कि लगातार और कंटिन्यू चलने से व्यक्ति क्या कर जाता है, जीत जाता है। बट आप इसको प्लूरल, ये जो नाउन फ्रेज बना है, इसको आप सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे? इस प्रकार के नाउन फ्रेज जो एक ही वस्तु की ओर इशारा कर रहे हो, यानी कि रेस के दोनों गुण है, स्लो एंड स्टडी, इस प्रकार के नाउन फ्रेज को सिंगुलर माना जाता है। स्लो एंड स्टडी विन नहीं आएगा, क्या आएगा, विन जाएगा। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। इस प्रकार जो यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य हैं, चाहे कितने भी ले लो, सब यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्यों में क्या आना है, हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ये आज की थी 2 नंबर एप्लीकेशन। पहली थी साइंटिफिक फैक्ट, दूसरा अपना क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा लेते हैं अपन। तीसरा मैंने लिया 3 नंबर पे, फ्यूचर फिक्स प्लान, यानी कि फ्यूचर में बनाई गई कोई फिक्स्ड योजना या फिर फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर। देखो बच्चों मैं आपके सामने 4 सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें अपन बात करेंगे कौन सी टेंस का यूज होगा। आवर स्कूल ओपन, रीओपन, सॉरी, आवर स्कूल रीओपन या रीओपन्स या विल ओपन इन द नेक्स्ट मंथ। पहला सेंटेंस आपको बताना है कौन सा टेंस यूज होगा। दूसरा लिया आई गो टू जयपुर टमारो, मोराव। तीसरा लिया द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी मैं ऑप्शन दे दूंगा, पीएम विल गो या गोज टू जयपुर टमारो। इन ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को, प्रत्येक एग्जाम में आपको जो एडवर्ब दिया है वो फ्यूचर का लग रहा है। जैसे नेक्स्ट मंथ, जैसे क्या हो गया, टमारो हो गया, जैसे क्या हो गया, टमारो हो गया। आप मुझे बताइए कि जिस सेंटेंस में फ्यूचर का एडवर्ब मिलता है, क्या उसमें डेफिनेटली हमेशा अपन फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करते हैं? ऐसा हरगिज नहीं होता। उस टेंस में प्रेजेंट का भी यूज हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज पे ध्यान देना है। मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। एक तो मैंने लिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सरकारी संस्था, कौन सी संस्था की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी सरकारी संस्था या फिर कोई भी ऐसा मेंबर जो जिम्मेवार पद पे, संवैधानिक पद पे वो अपना काम कर रहा हो, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जितने भी
के पद हैं जिन पे जिम्मेवार लोग हैं, अगर इन लोगों की बात की जाए और हमें फ्यूचर का निश्चित टाइम दिया जाए, फ्यूचर टेंस में दिया जाए, तो अगर आप सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे एक तो दिया मैंने आवर स्कूल, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था है। अगर सरकारी संस्था दी जाती है और उसमें फ्यूचर का टर्म दिया जाता है, फिर भी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है कि हमारा विद्यालय है, वो दे तो रखा है कि अगले महीने क्या करेगा, रीओपन होगा, बट आप इस नेक्स्ट मंथ को देखकर रीओपन या रीओपन की तरफ नहीं जाएं, सॉरी विल ओपन की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। अगर ऐसा हमको दे रखा है तो आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की सोचे। रूल कौन सा लागू होता है, ये लागू होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सरकारी संस्था, अगर ऐसा एक्शन जिसका दिखाया जाता है कि फ्यूचर में होगा और उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का हमको एडवर्ब मिलता है, तो वो प्रेजेंट की फिक्स्ड योजना है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है कि हमारा विद्यालय है वो रीओपन नहीं होगा, रीओपन इन द नेक्स्ट मंथ, के अगले महीने हमारा विद्यालय दोबारा खुलेगा, जिसकी हमारी परीक्षाएं अगले महीने होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, डेफिनेटली होना है। अब इन दो वाक्यों को देखिए, ये वाक्य कहता है आई गो टू जयपुर टुमारो। अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि क्या विल गो आएगा या सेल गो आएगा या फिर गो आएगा, दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं और एक ऑप्शन मैंने ये गो वाला कर ही रखा है। तो आप कहेंगे कि सर टुमारो के अकॉर्डिंग तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि फ्यूचर की कोई फिक्स्ड प्लान है, वो सामान्य आदमी पे लागू नहीं होता। मैं एक सामान्य इंसान हूं, अगर सामान्य व्यक्ति जैसे राहुल जयपुर जाएगा कल, वह कल लिखेगा, सीता कल ये करेगी, तो उस कंडीशंस में आप फ्यूचर इंडेफिनिट को ही माने। तो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। बट इस वाक्य को ध्यान से देखिए, पीएम विल गो गोज टू जयपुर टुमारो। मैंने ये कहा है कि कोई भी संवैधानिक पद का जिम्मेवार व्यक्ति, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई इसमें एडवर्ब दिया जाता है और उसकी फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान दर्शाया जाता है, तो उसमें अपन फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग न करके कौन से टेंस का करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करते हैं। इसमें अपना कौन सा आना चाहिए था, द पीएम गोज या गो जाएगा क्योंकि पीएम सिंगुलर है, द पीएम गोज टू जयपुर टुमारो। चलिए मैं 3 एग्जांपल लिखता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन से टेंस का यूज होगा। पहला लिखा दे हियर टुमारो। दो ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको देता हूं। पहला दिया विल अराइव, दूसरा अराइव, तीसरा अराइव और चौथा हो जाएगा सेल अराइव। मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, द प्रेसिडेंट हियर टुमारो। अगर इसमें आपको यही ऑप्शन मिलते हैं, विल अराइव, शैल अराइव या अराइव या अराइव्स, बताइए बच्चों दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। पहला सेंटेंस दे हियर टुमारो, कि वे यहां कल पहुंचेंगे, वे नॉर्मल बात हो रही है, सामान्य बात हो रही है, सामान्य लोगों की बात हो रही है। इस कंडीशंस में अगर फ्यूचर का एडवर्ब है तो आप फ्यूचर की ही बात माने और दे के साथ अपन क्या लेंगे, विल अराइव लेंगे, दे विल अराइव हियर टुमारो। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति कल यहां पहुंचेंगे, और मैंने यही बात की है। कोई सरकारी संस्था अगर कोई एक्शन कर रही है और फ्यूचर इंडेफिनिट का एडवर्ब दिया हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति और रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो और वो संवैधानिक पद पे हो, उस व्यक्ति के काम को टाला नहीं जा सकता। और उसमें अगर अपन को फ्यूचर का एडवर्ब मिले, फिर भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। द प्रेसिडेंट अराइव हियर टुमारो में आप विल अराइव नहीं करेंगे, शैल अराइव नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट सिंगुलर है, अराइव जा जाएगा, द प्रेसिडेंट अराइव्ड हियर टुमारो। इस प्रकार हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक रूल्स की बात की और 3 महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस के बारे में बात की। पहली थी अपना साइंटिफिक फैक्ट लिया, दूसरा अपना था यूनिवर्सल ट्रूथ, और तीसरा मैंने लिया कि फ्यूचर को कोई फिक्स्ड प्लान हो तो उसमें अपन अगर वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही हो या किसी जिम्मेवार रेस्पॉन्सिबल पर्सन की बात हो रही हो, तो उसके लिए अपन फ्यूचर इंडेफिनिट के एडवर्ब के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
उनका अध्ययन करेंगे आप अपना नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।